हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर अर्चना भाटिया। मैं डीएवी शताब्दी कॉलेज फरीदाबाद में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ। और आइए आज मैं आपको मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के चौथे भाग को समझाती हूँ। इस चौथे भाग में, जिसे हम पार्ट 4 कहते हैं, इसमें मैंने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वेरिएंस और लॉरेंस कर्व, इन 3 टॉपिक्स को आपके लिए कवर किया है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की हिंदी होती है विचरण गुणांक। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एक बहुत पॉपुलर मेथड है रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन का। आपको मालूम ही है कि रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन को हम परसेंटेज या रेशियो में एक्सप्रेस करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को शॉर्ट में लिखते हैं सीवी, और इसका सूत्र होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाइड बाय 100। ये फॉर्मूला एक बहुत बड़े स्टैटिस्टिशियन कार्ल पियर्सन ने डिजाइन किया था। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का जो कॉन्सेप्ट है वो वेरिएशन को स्टडी करने में हेल्प करता है। अगर किसी भी न्यूमेरिकल में आपसे कहा जाए कि आप वेरिएबिलिटी को निकालिए, होमोजेनिटी के ऊपर कमेंट कीजिए, यूनिफॉर्मिटी के ऊपर कमेंट कीजिए, या फिर स्टेबिलिटी के ऊपर कमेंट कीजिए, तो इसका मतलब हमें डिस्पर्जन में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का सहारा लेना होगा। सो दिस concept is of great help to judge uniformity, homogeneity and variability. अगर मान लीजिए हमारे पास 2 सीरीज गिवन है, तो जिस सीरीज का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा उस सीरीज में बेटर यूनिफॉर्मिटी होगी एज कंपेयर टू सीरीज हैविंग हाई कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसका मतलब लेस कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इंडिकेट्स बेटर यूनिफॉर्मिटी, बेटर होमोजेनिटी एंड बेटर स्टेबिलिटी ऑफ द सीरीज। जो ये विचरण गुणांक है, यह विचरणशीलता और एक रूपता बताने में सहायक होता है। एक रूपता का मतलब होता है कि जो भी आपके पास रिजल्ट आते हैं उससे आप ये देख पाते हैं कि कौन सी सीरीज में एक रूपता अधिक है। यहाँ तक हमने कंक्लूड किया कि ये कंसिस्टेंसी और यूनिफॉर्मिटी को देखने का एक तरीका है जिसे हम विचरण गुणांक या फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कहते हैं। आइए अब इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा भी समझते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को भी बहुत अच्छे से देखा और समझा जाना चाहिए। पहले एग्जाम्पल में मैंने केवल कमेंट करने की बात की है, क्योंकि यहाँ पे इस एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको ये समझाना चाहूंगी कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद हम निष्कर्ष, इंटरप्रिटेशन या कंक्लूजन किस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। एक बैट्समैन है एक्स और एक बैट्समैन है वाई। जो एक्स बैट्समैन है उसका मीन है 7 और वाई बैट्समैन का भी मीन 7 है। तो अगर मैं केवल मीन को देखूं तो यहाँ पे दोनों का मीन समान है, तो ऐसा निष्कर्ष मैं निकाल सकती हूँ कि दोनों का ही परफॉर्मेंस अपने क्षेत्र में बराबर है। जो बैट्समैन एक्स की स्टैंडर्ड डिविएशन है वो है 4.43 और बैट्समैन वाई की जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो है 6.48। अब ये मैंने बैट्समैन एक्स का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाला, स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आया 63.29%। और बैट्समैन वाई का मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आया स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय मीन वाई बार मल्टीप्लाइड बाय 100, 92.57%। तो इन दोनों में जो सीवी है वो बैट्समैन एक्स का कम है। तो जब बैट्समैन एक्स का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बैट्समैन वाई के कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से कम है, तो इसका मतलब बैट्समैन एक्स ज्यादा कंसिस्टेंट है इन कंपैरिजन टू बैट्समैन वाई। एक दूसरा एग्जाम्पल है,
इसमें पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए हम किसी इंटरप्रिटेशन पर पहुंचेंगे। यहाँ पे दो कंपनीज हैं जिनके शेयर्स हमें गिवन है और हम यहाँ पर ये देखना चाह रहे हैं कि इस कंपनी के जो शेयर्स हैं वो यूनिफॉर्म है, उनमें एक रूपता है। तो कभी भी ऐसे वर्ड्स अगर आपको इस्तेमाल किए जाते हैं न्यूमेरिकल में कि यूनिफॉर्मिटी बताइए, कंसिस्टेंसी बताइए, वेरिएबिलिटी बताइए, होमोजेनिटी बताइए, स्टेबिलिटी बताइए, तो ऐसे शब्द हैं जिसका मतलब है कि आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या फिर विचरण गुणांक, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, इसको आपको निकालना है। अब ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये मेरे पास एक्स सीरीज थी, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि ये सीरीज कैसी है। ये सीरीज इंडिविजुअल सीरीज है। तो इंडिविजुअल सीरीज में सबसे पहले मैंने मीन कैलकुलेट किया। मीन को निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। अर्थमेटिक मीन को हमने सेंट्रल टेंडेंसी के चैप्टर में पढ़ा है। हमने सारी ऑब्जर्वेशंस को ऐड किया, हमने 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड किया, तो हमारे पास मीन आ गया 28। उसके बाद हमने स्मॉल एक्स निकाला। स्मॉल एक्स का मतलब होता है एक्स माइनस एक्स बार। इसको हम एक्स माइनस एक्स बार भी लिख सकते हैं, इसको हम स्मॉल एक्स भी लिख सकते हैं। मैंने सभी आइटम्स में से इस मीन 28 को माइनस कर दिया। 20 minus 28, 25 minus 28, 27 minus 28, that is minus 1, 36 minus 28, that is 8, और लास्ट में 32 minus 28, that is 4। जब मैंने इस स्मॉल एक्स को ऐड किया तो ये 0 आया। ये मैंने चेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐड किया, क्योंकि मुझे मालूम है कि summation of deviations taken from arithmetic mean is always 0। उसके बाद मैंने इस स्मॉल एक्स का स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने में जो नेगेटिव टर्म्स हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगी। -8 का स्क्वायर 64, -3 का स्क्वायर 9। इस तरह से मैंने एक्स स्क्वायर के कॉलम को ऐड किया, तो मेरे पास सिग्मा एक्स स्क्वायर आ गया, विच इज सिग्मा ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब जो बैट्समैन वाई था उसके आइटम्स को मैंने लिखा। ये भी इंडिविजुअल सीरीज है। मैंने सबको ऐड किया, 5 से डिवाइड किया, तो मेरे पास y बार आ गया विच इज 35। उसके बाद मैंने स्मॉल y निकाला। स्मॉल y मेरे पास आया y माइनस y बार। इसको मैंने ऐड किया, ये शून्य के बराबर आना चाहिए क्योंकि ये प्रॉपर्टी है अरिथमेटिक मीन की। इसको ऐड करने के बाद जब ये शून्य आ जाता है तो यहाँ से आपको संतुष्टि होनी चाहिए दैट यू आर डूइंग द राइट कैलकुलेशंस इन द न्यूमेरिकल। और लास्ट में डियर स्टूडेंट्स मैंने y स्क्वायर निकाला। -3 का स्क्वायर 9, -5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 0 का 0 और 5 का 25। इस कॉलम को जब मैंने ऐड किया तो ये मेरे पास आया सिग्मा y स्क्वायर विच इज 68। अब मैंने पहली सीरीज की स्टैंडर्ड डिविएशन निकाली। इसके स्टैंडर्ड डिविएशन निकलने का फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी तीसरे भाग में बता चुकी हूँ। इंडिविजुअल सीरीज है, मैंने डायरेक्ट मेथड लगाया है क्योंकि मीन यहाँ पे होल नंबर था। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा, इस एक्स का मतलब होता है एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। सो सिग्मा स्मॉल एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, ये आ गया 5.549। सिमिलरली मैंने y सीरीज का स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला, जो मेरे पास आया सिग्मा y स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, दैट इज 3.687। अब मैंने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला लगाया, क्योंकि मुझसे यूनिफॉर्मिटी के बारे में कमेंट करने के लिए कहा गया है, टिप्पणी करने के लिए कहा गया है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय x बार मल्टीप्लाइड बाय 100। तो मैंने कंपनी X का CV निकाला विच इज 19.82% और मैंने कंपनी Y का CV निकाला विच इज 10.53%। हम तीसरी प्लेस से सेकंड प्लेस को राउंड ऑफ कर सकते हैं। अब बताइए इन दोनों में से किसका CV कम है? इन दोनों में से कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपका Y कंपनी का कम है। Since the coefficient of variation of share Y is less, this indicates that
the value of the share is more uniform. इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का कम होना उसकी ज्यादा स्टेबिलिटी, ज्यादा होमोजेनिटी, ज्यादा यूनिफॉर्मिटी की ओर इशारा करता है। इसका मतलब उस सीरीज में वेरिएशन कम है, तो जब वेरिएशन कम है तो यूनिफॉर्मिटी ज्यादा है। आई होप आपको ये दोनों न्यूमेरिकल्स समझ आए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट है वेरिएंस। जब हम वेरिएंस के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो एक फेमस स्टैटिस्टिशियन हुए हैं जिनका नाम है R.A. फिशर। R.A. फिशर ने 1913 में वेरिएंस का कॉन्सेप्ट प्रतिपादित किया था। और वेरिएंस कुछ भी नहीं है बल्कि ये केवल स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है सिग्मा, और जब हम सिग्मा का स्क्वायर करते हैं तो ये वेरिएंस के बराबर होता है। क्योंकि वेरिएंस स्टैंडर्ड डिविएशन के ऊपर आधारित है और स्टैंडर्ड डिविएशन की बहुत अच्छी गणितीय विशेषताएं हैं, मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज हैं, इसीलिए वेरिएंस भी एक अच्छा मेजर ऑफ डिस्पर्जन माना जाता है। ये एक एग्जाम्पल है जो मैंने वेरिएंस के संबंध में आपके साथ लिया है। ध्यान से देखिए, ये एक कॉन्टिन्यूस सीरीज है और ये कॉन्टिन्यूस सीरीज के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है। अब मैंने एक शीट बनाई, इस पे मैंने सबसे पहले सारा डेटा पेस्ट किया न्यूमेरिकल का, कॉरस्पॉन्डिंग इसमें मैंने फ्रीक्वेंसी पेस्ट करी। तो पहला स्टेप है, मैंने मिडिल वैल्यू निकाली। मिडिल वैल्यू कैसे निकालते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो इसकी मिडिल वैल्यू 5, 15, 25। देखिए मैंने मिडिल वैल्यू में इसको पेस्ट कर दिया। इस मिडिल वैल्यू में मैंने किसी भी टर्म को मैं एज्यूम मीन ले सकती हूँ। हम स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में हमेशा याद रखें न्यूमेरिकल निकालते समय, दैट स्टैंडर्ड डिविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल। तो यहाँ पे हम किसी को भी एज्यूम मीन ले सकते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन के न्यूमेरिकल पे कोई असर नहीं पड़ेगा, फॉर्मूले पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ज्यों ही हम इसका स्केल चेंज करेंगे तो हमें इसके फॉर्मूले को भी चेंज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो हमने यहाँ पे 25 लिया और 25 को हमने सब मिडिल वैल्यू में से माइनस करके d निकाला, दिस इज नथिंग बट दिस इज चेंज ऑफ ओरिजिन। अभी हमारे पास d आया 5 माइनस 25, 15 माइनस 25, 25 माइनस 25, 35 माइनस 25। इस तरह से हमने d कैलकुलेट किया। मैंने उस दिन भी आपको बताया था थर्ड भाग में भी कि जब भी हम कोई फॉर्मूला लगा रहे हैं तो हमें बहुत लेंथी कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत है जब हमारे पास शॉर्टकट मेथड्स अवेलेबल हैं। क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज में हम स्टैंडर्ड डेविएशन को 3 प्रकार से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड डेविएशन को स्टेप डेविएशन मेथड से निकाल रही हूँ। अब मैंने इस पूरी सीरीज को, इसकी जो क्लास विड्थ थी दैट इज 10, ये यूनिफॉर्म है क्लास विड्थ, मैंने हर आइटम को 10 से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास आ गया d डैश माइनस 20 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 2, माइनस 10 divided by 10 is minus 1, 0 divided by 0 is 0, 10 divided by 10 is 1, then 2 and 3। जैसे ही मैंने सारी सीरीज को 10 से डिवाइड किया, तुरंत मेरे दिमाग में ये बात बैठनी चाहिए कि अब मुझे स्टैंडर्ड डिविएशन के फॉर्मूले को भी 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे मैंने फ्रीक्वेंसी को d डैश से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया f d डैश। 5 multiplied by minus 2 minus 10, 15 multiplied by minus 1 is minus 15। ये फ्रीक्वेंसी का आपका कॉलम था डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, और ये d डैश था तो मेरे पास आ गया f d डैश। यहाँ f d डैश का मैंने टोटल किया तो मेरे पास आ गया 2, सो सिग्मा f d डैश इज 2। लास्ट में मैं एफ डी डैश को दोबारा डी डैश से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आएगा एफ डी डैश स्क्वायर। ये एफ डी डैश है और ये डी डैश है, दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, एफ डी डैश का स्क्वायर आ गया माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 10 इज 20, माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 15 इज 15, then 0, then 1 multiplied by 4 is 4, 2 multiplied by 14 is 28 and 3 multiplied by 9 is 27। पूरे कॉलम को ऐड किया तो मेरे पास प्यारे बच्चों 94 आ गया। अब मैंने सबसे पहले मीन निकाला, मीन भी मैंने स्टेप डेविएशन मेथड से निकाला।
तो मीन निकला a प्लस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाइड बाय i, और मैंने एज्यूम मीन 25 था उसको पेस्ट किया। सिग्मा एफ डी डैश 2 के बराबर था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 40 के बराबर थी और i 10 के बराबर था, तो मेरे पास अर्थमेटिक मीन आ गया 25.5। अर्थमेटिक मीन मैंने इसलिए निकाला क्योंकि अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए एग्जामिनर ने मुझे बोला है। अदरवाइज अगर मैंने वेरिएंस कैलकुलेट करना हो तो मुझे अर्थमेटिक मीन निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एग्जामिनर मुझे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने की बात करे तो मुझे दो चीजें चाहिए, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन एंड अर्थमेटिक मीन। अब यहाँ पे मुझे वेरिएंस निकालना था। वेरिएंस में जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला था उसको मैंने स्क्वायर कर दिया। स्टैंडर्ड डेविएशन का यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स जो अंडर रूट आता था, स्क्वायर होने से वो अंडर रूट हट गया, क्योंकि वेरिएंस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आई। आई अंडर रूट से बाहर है। जब मैंने वेरिएंस कैलकुलेट किया, क्योंकि वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, तो फॉर्मूले में स्क्वायर करते ही स्क्वायर रूट हट गया। क्योंकि स्क्वायर रूट का जब मैंने स्क्वायर किया तो वो अंडर रूट इसका कैंसिल हो गया, हट गया, और उसके बाद जो आई था वो आई स्क्वायर के बराबर हो गया। मैंने ये सारी चीजें पेस्ट की और मेरे पास वेरिएंस की वैल्यू आ गई जो इस प्रकार। आई होप इस न्यूमेरिकल में आपको वेरिएंस निकालना आया होगा। अगर यहाँ पे मैं तीसरी चीज आपसे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी कह देती तो मैं वेरिएंस को अंडर रूट में लेती तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता। अब मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन भी थी, मेरे पास अर्थमेटिक मीन भी था, मुझे केवल सीवी का फॉर्मूला लगाना था, विच इज स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार मल्टीप्लाइड बाय 100। अब ये आज हमारे भाग 4 का तीसरा टॉपिक है, लॉरेंस कर्व। इसकी पहले थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को बहुत ध्यान से समझेंगे और उसके बाद न्यूमेरिकल को देखेंगे। लॉरेंस कर्व ऐसा मेथड है जो डिस्पर्जन को ग्राफिक तरीके से स्टडी करने के बारे में बताता है। और जो लॉरेंस कर्व है इसको सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री हुए मैक्सो लॉरेंस, उन्होंने प्रतिपादित किया था। और ये जो मेथड है, इट इज यूज्ड टू मेजर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ बिटवीन द कंट्रीज। तो मैक्सो लॉरेंस ने सबसे पहले इस लॉरेंस कर्व का इस्तेमाल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ की इनइक्वालिटी को देखने के लिए किया था। लेकिन अब लॉरेंस कर्व को और चीजों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे बढ़ने से पहले हम इसका एक प्रोसीजर देखते हैं कि लॉरेंस कर्व को बनाने का प्रोसीजर कैसा है। सबसे पहले आपको क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ वैल्यूज और फ्रीक्वेंसीज कंप्यूट करना है। स्टेप्स को देखने के बाद हम न्यूमेरिकल में भी धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। तो सबसे पहले हमने, अब हमारे पास न्यूमेरिकल में दो चीजें हुई। मान लीजिए मैंने आपसे कहा इनकम, और इनकम के सामने मैंने आपसे कहा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। तो जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मैंने आपसे कहे वो फ्रीक्वेंसीज हैं, और जो मैंने आपसे इनकम कही वो वैल्यूज हैं। तो सबसे पहले वैल्यूज का और फ्रीक्वेंसीज का हम क्यूमुलेटिव नंबर निकालेंगे और उसके बाद हम उसको परसेंटेज में अभिव्यक्त करेंगे। परसेंटेज में अभिव्यक्ति का क्या मतलब है? उसकी टोटल को 100 के बराबर ले लेंगे और फिर बांटेंगे। अब हमने एक्स एक्सिस के ऊपर परसेंटेज ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज लेना है। हम यहाँ पे अपने ग्राफ के ऊपर एक्स और वाई प्लेन की बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के ऊपर हम परसेंटेज ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को लेंगे, जबकि वाई एक्सिस के ऊपर हम परसेंटेज ऑफ क्यूमुलेटिव वैल्यूज को लेंगे। उसके बाद हम ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। ये दो पॉइंट्स कौन से हैं? ये दो पॉइंट्स हैं 0 0 एंड 100 100। इन पॉइंट्स को डियर स्टूडेंट्स जब हम ज्वाइन करें तो हम इसको बोलेंगे लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है समान वितरण रेखा। अब जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स निकले हैं,
क्योंकि हमने एक्स एक्सिस के ऊपर क्या लेना है, क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ये हमारा एक्स है, और हमने वाई एक्सिस के ऊपर क्या लेना है, क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ वैल्यूज, जो हमारी इनकम है। इस ऑर्डर्ड पेयर को हम प्लॉट करेंगे, और प्लॉट करने के बाद एक बहुत स्मूथ फ्री हैंड से हम इसको ज्वाइन कर देंगे। ये होता है लॉरेंस कर्व। इस कर्व का डिस्टेंस लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से, जिसे हम समान वितरण रेखा बोलते हैं, जितना पास होगा, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ में उतनी समानता होगी। तो लॉरेंस कर्व जितना दूर होगा इस लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से, इसका मतलब असमानताएं उतनी ज्यादा होंगी। So the greater the distance of this curve from the line of equal distribution, the greater is the variability. और इसका इस्तेमाल हम दो या दो से ज्यादा कंपनीज के लॉरेंस कर्व को एक ही ग्राफ के ऊपर प्लॉट करके बड़ी आसानी से देख और समझ सकते हैं। आइए इस डायग्राम को देखते हैं। हमने एक्स एक्सिस के ऊपर लिया क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, और वाई एक्सिस के ऊपर हमने लिया क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ वैल्यूज। हमने ये डायगोनल लाइन ज्वाइन करी, तो ये हमारे पास आ गई लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। हमने ए कंपनी और बी कंपनी के ऑर्डर्ड पेयर्स को प्लॉट किया और पाया कि जो ए कंपनी है उसका लॉरेंस कर्व लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के ज्यादा समीप है in comparison to company B. So in this diagram, we have plotted the values of the country A and B. This shows Lorentz curve. A country is comparatively more close. More close to what? More close to line of equal distribution. When we observe Lorentz curve of country B, इसका मतलब तुलना में A और B कंपनी की तुलना में A का लॉरेंस कर्व ज्यादा समीप है, तो हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ज्यादा यूनिफॉर्मिटी ए कंपनी में है, या फिर हम कह सकते हैं कि ज्यादा ग्रेटर वेरिएबिलिटी बी कंपनी में है। अब ये एक एडवांस न्यूमेरिकल है, आइए इसके ऊपर नजर डालते हैं। क्योंकि आपको सारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और बेस मैंने बहुत अच्छे से बताया है, तो मुझे लगता है ये आप जल्दी समझ पाएंगे। ये देखिए इनकम है, और उसके बाद ये नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं कंपनी ए और कंपनी बी के। डेटा को पढ़ना भी आना चाहिए। यहाँ मैंने 2 बिंदियां लगाई हुई हैं, इसका मतलब सबके साथ 2-2 बिंदियां हैं। और ये हमारी शीट खुल गई। इनकम है, इनकम क्या है, ये वैल्यूज हैं, हमने इसकी मिड वैल्यू ले ली। और अगर मान लीजिए कंटिन्यूस सीरीज ना होती, डिस्क्रीट होती, तो हम उन्हीं वैल्यूज को उठा लेते। ये हमने मिड वैल्यूज ली, उसके बाद हमने इसको क्यूमुलेट किया। क्यूमुलेट कैसे करते हैं, पहला आ गया 40, 40 प्लस 60 इज 100, 100 plus 80 is 180, 180 plus 100 is 280, and 280 plus 120 is 400. उसके बाद हमने क्यूमुलेटिव परसेंटेज ली। क्यूमुलेटिव परसेंटेज कैसे लेंगे, लास्ट में 400 है, सारी इन क्यूमुलेटिव इनकम्स को 400 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये क्यूमुलेटिव परसेंटेज आएगी। अब हमने कंपनी ए के नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का क्यूमुलेटिव टोटल किया 10, 10 प्लस 15 25, 25 प्लस 20 45, 45 प्लस 15 60, एंड 60 प्लस 20 80। उसके बाद हमने इसका क्यूमुलेटिव परसेंटेज लिया, इसका लास्ट में कितना था 80। इन सारी क्यूमुलेटिव वैल्यूज को हमने 80 से डिवाइड किया, देखिए, और 100 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास क्यूमुलेटिव परसेंटेज आ गई। सिमिलर इज द केस विद कंपनी बी। ये नंबर ऑफ एम्प्लॉइज थे, पहले हमने क्यूमुलेटिव टोटल लिया, उसके बाद हमने क्यूमुलेटिव इसकी परसेंटेज ली, और लास्ट में 150 था, इस सारे कॉलम को 150 से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया। आपको और अच्छे से समझाने के लिए मैंने कंपनी ए और कंपनी बी के ऑर्डर्ड पेयर को भी अलग से लिखकर दिखाया है। क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉइज, ये हमारी एक्स एक्सिस पे आएगी, तो ये हमारे पास एक्स है, एंड क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ इनकम ये हमारा वाई एक्सिस के ऊपर आएगा, तो ये हमारा वाई है। तो कंपनी ए के ऑर्डर्ड पेयर ये हो गए, कंपनी बी के ऑर्डर्ड पेयर ये हो गए। अर्थात आपको ऑर्डर्ड पेयर तो प्लॉट करने ग्राफ पेपर के ऊपर आते ही हैं, तो जब आप ऐसे लिख लेंगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के बाद, तो आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी, आप बड़ी आसानी से
इन ऑर्डर्ड पेयर के जरिए आप दोनों लॉरेंस कर्व कंपनी ए और कंपनी बी का बना सकते हैं। अब देखिए, ये मैंने आपके लिए एक डायग्राम बनाया है। एक्स एक्सिस पे देयर इज अ क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉइज, वाई एक्सिस के ऊपर देयर इज अ क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ इनकम। मैंने जब 0 0 और 100 100 को आपस में जोड़ दिया, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैंने कंपनी ए के ऑर्डर्ड पेयर्स इस पे प्लॉट किए और मैंने कंपनी बी के ऑर्डर्ड पेयर इस पे प्लॉट किए, और प्लॉट करने के बाद मैंने पाया कि कंपनी ए का लॉरेंस कर्व लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के ज्यादा समीप है, अर्थात कंपनी ए में यूनिफॉर्मिटी अधिक है, होमोजेनिटी अधिक है, और कंपनी बी में वेरिएबिलिटी ज्यादा है, अर्थात वेरिएशन ज्यादा है। सो द लास्ट पॉइंट, इंटरप्रिटेशन। स्टैटिस्टिक्स में हमें सबसे पहले थ्योरी आनी चाहिए, फिर हमें उसका एप्लीकेशन आना चाहिए, और फिर हमें उसका निष्कर्ष निकालना भी आना चाहिए। क्योंकि कोई भी फॉर्मूला जो किसी भी बड़े स्टैटिस्टिशियन ने दिया, वो एक तरीका है, वो एक टूल है कहीं पर भी अप्लाई करने का, लेकिन स्टैटिस्टिशियन का या उस न्यूमेरिकल को यूज करने वाले का ये दायित्व बनता है कि वो उसके निष्कर्ष को एक बहुत अर्थपूर्ण तरीके से निकाले और समझे। Since the Lorentz curve of company A is more close to the line of equal distribution, क्योंकि A कंपनी का लॉरेंस कर्व लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के ज्यादा समीप है, we can interpret that company A has less variability in distribution of income. अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कंपनी बी की तुलना में कंपनी ए के अंदर कम वेरिएबिलिटी है, या हम कह सकते हैं कि कंपनी ए ज्यादा यूनिफॉर्म है, ज्यादा कंसिस्टेंसी है इन कंपैरिजन टू कंपनी बी। ये निष्कर्ष हमने इसके लॉरेंस कर्व को ड्रॉ करने के बाद निकाला। आई होप डियर स्टूडेंट्स कि आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वेरिएंस और लॉरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। Do lot of practice, because in subjects like statistics, accounts and mathematics, practice makes the man perfect. Thank you. Thank you.